So question is, a bus stop has to be located on the interval 0,1. ठीक है, देखो पॉइंट ये है कि एक मतलब एक 0,1 की एक इंटरवल दे रखा है। मैं यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कुछ, ये 0 से 1 से लेकर उसकी बेसिकली लिमिट है या उसका वो रीजन है। फिर वो कहते हैं इधर हमारे सामने क्वेश्चन में कि भाई देयर आर 3 इंडिविजुअल्स लोकेटेड एट पॉइंट्स 0.2, 0.3 एंड 0.9 ऑन द इंटरवल। ठीक है गाइस, एक एक करके गाइस हम इंफॉर्मेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये और ये बेसिकली। ठीक है ना गाइस, मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं अभी तो सिर्फ क्वेश्चन ही रीड कर रहा हूँ। तो एक एजेंट गाइस जो है लोकेटेड है इधर 0.2 पर, और एक है 0.3 पर, और एक मान लो 0.9 पर। ठीक है ना गाइस? ओके, ये मैंने अपनी मर्जी से ऐसे ही ले लिया, हाफ पे नहीं लिया, मुझे इधर लेना चाहिए था ये, बट मैंने इधर रख लिया इसको, कोई दिक्कत नहीं गाइस इसमें। इफ द बस स्टॉप इज लोकेटेड एट पॉइंट एक्स, अब देखो बस स्टॉप जो है यहां से लेकर यहां तक किसी भी पॉइंट पे होगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्स। ठीक है, तो हमने बोल दिया जी लेट द बस स्टॉप इज लोकेटेड एट पॉइंट एक्स। अब वो एक्स गाइज यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी होगा, ध्यान रखना गाइज। ठीक है, चलिए यहां तक भी बात समझ में आ गई हम लोगों को गाइज। ठीक है, अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं आगे। कहते हैं देन द यूटिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल लोकेटेड एट वाई। अब देखो इंडिविजुअल लोकेटेड एट वाई, अब वो इस वाई में ही है, लोकेटेड एट वाई इज, जो यूटिलिटी दे रखी है लोकेटेड एट वाई, वो जो इंडिविजुअल है, 3 लोग हैं, ध्यान रखना 3 लोग हैं। अब वो उन मतलब बेसिकली एक एक करके बात कर रहे हैं। पहली बात तो जो बस स्टॉप पे वो किसी एक्स पॉइंट पर है, वो एक्स पॉइंट यहाँ पे कहने के लाई कर रहा है। ठीक है ना गाइस, हम कह रहे हैं जो पॉइंट है वो एक्स यहाँ पे कहने के लाई कर रहा है। एक तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है। फिर ये है कि जो इंडिविजुअल है वो किसी वाई पॉइंट पे खड़ा हुआ है, मान लो इनमें से कि वो भी यहीं पर कहने के लाई कर रहा होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसकी जो यूटिलिटी दे रखी है वो दे रखा है माइनस का y माइनस का x। ठीक है, व्हाट इज x हेयर? x इज द लोकेशन ऑफ बस स्टॉप। व्हाट इज y हेयर? द लोकेशन ऑफ द एजेंट वेयर, कहां पे गाइस वो खड़ा हुआ है, कहां पे वो, वहां पे कहां पे वो लोकेट कर रहा है। ठीक है ना गाइस, अब समझना मेरी बात ध्यान से। जो यूटिलिटी वो माइनस में दे रखी है प्लस मोड, यानी इनका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव भी नेगेटिव आउटकम देगा। बेसिकली ये है क्या? बेसिकली ये है डिस यूटिलिटी। जब भी यूटिलिटी माइनस में होती है या बेसिकली नेगेटिविटी प्रोवाइड करती है, उसे हम कहते हैं डिस यूटिलिटी। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कहते हैं द नेगेटिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बस स्टॉप एंड द इंडिविजुअल्स लोकेशन। ये नेगेटिव उनके डिस्टेंस को मतलब उन दोनों के डिस्टेंस के गैप को शो कर रहा है। अ रीलोकेशन ऑफ द बस स्टॉप इज सेड टू बी पैरेटो improving if at least one individual is better off and no one individual is worse off from the relocation। गाइस देखो इंटरेस्टिंग बात समझना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। बेसिकली आपको यहाँ पे पैरेटो वर्ड दिख गया। पैरेटो वर्ड दिखने का मतलब आपका एकदम से दिमाग में जाता है जर्नल इक्विलिब्रियम, एकदम से दिमाग में जाता है गाइस जर्नल इक्विलिब्रियम। अब जब जर्नल इक्विलिब्रियम जाता है तो आप कहते हो ठीक है जी, जर्नल इक्विलिब्रियम में होता है वी कांट मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अदर वन वर्स ऑफ। यानी एक बंदा वर्स ऑफ है तो एक बंदा बेटर ऑफ है, एक बंदा बेटर ऑफ है तो एक बंदा ऑब्वियसली बात है वर्स ऑफ है। ओके, उसे कहते हैं पैरेटो एफिशिएंसी। ठीक है, बट आज क्या क्वेश्चन में? आज है पैरेटो इंप्रूवमेंट। ठीक है, आज है गाइस क्वेश्चन में पैरेटो इंप्रूवमेंट। अब मुझे बताओ पैरेटो इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हो जाता है? देखिए गाइस, पैरेटो इंप्रूवमेंट का मतलब हो जाता है कि दोनों एजेंट में से एक तो इंप्रूव मतलब बेटर ऑफ हो रहा है। ठीक है गाइस, जो बेटर ऑफ हो रहा है, बट दूसरा वाला उसके अपोजिट में वर्स ऑफ नहीं हो रहा, बट सेम है। बेटर ऑफ तो वो भी नहीं हो रहा, लेकिन गाइस दूसरा एजेंट जो है वो बेटर ऑफ नहीं हो रहा तो कम से कम वर्स ऑफ भी नहीं हो रहा। ठीक है गाइस, पैरेटो इंप्रूवमेंट कहते हैं इसे। ठीक है गाइस, मेरी बात समझ में आ गई आपको गाइस, उन्होंने बोला भी इस बारे में। फिर वो कहते हैं a location of the bus stop is said to be Pareto efficient if there does not exist any Pareto improvement allocation। a location of the bus stop is, यानी जो x है वो Pareto efficient होगा
कब? जब यहाँ पे कोई भी पैरेटो इंप्रूवमेंट रिलोकेशन नहीं होगा। ठीक है गाइस, वो तो चलो क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे दी है। अब वो कहते हैं जी बताओ जी कौन सा वाला है, देन ऑप्शन पूछ रहे हैं आपसे। तो जैसे अब देखो ऑप्शन से समझो, कहते हैं 0.5 इज द ओनली पैरेटो एफिशिएंट जो लोकेशन, फिर इज द ओनली पैरेटो एफिशिएंट लोकेशन ये दे दिया, फिर कहते हैं मीडियन ऑफ दिस एंड दिस इज द ओनली पैरेटो एफिशिएंट लोकेशन, ये बात बोल दिया उन्होंने हमसे, नन ऑफ दिस। देखो गाइस मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए, टेक्निकल टर्म से सॉल्व करने की, समझना ध्यान से। देखो लॉजिक क्या है, ये एक आदमी की है और ऐसे 3 लोग हैं, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि देखो बस स्टॉप तो अपनी जगह पर होगा, एक ही जगह तो होगा बस स्टॉप, बट ये 3 लोग हैं ना अलग अलग गाइस, ये 0.2 इधर है, 0.3 इधर है, 0.9 इधर है, तो ये 3 लोगों की लोकेशन है। तो मैंने क्या बोला, ये एजेंट ए के लिए -y -x, एजेंट बी के लिए -y -x, एजेंट सी के लिए -y -x। ठीक है ना गाइज, अब एक एक करके समझना ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता हूं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे इन्होंने एक नाम लिया है, दैट इज वो नाम क्या है गाइज, वो लिया है ये वाला 0.5। अब जब 0.5 लिया है यानी बिल्कुल 0 और 1 का मिड पॉइंट लिया है, तो इसका मतलब है इसको चेक करना पड़ेगा, इसे चेक करते हैं। ठीक है गाइज, और इसे चेक करते हैं और साथ में क्या करते हैं, इन तीनों में से कोई भी रैंडम पॉइंट चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइज, क्योंकि बात तो सेम पड़ेगी, क्योंकि गाइज फॉर्मूला तो सेम ही बैठ रहा है, यूटिलिटी दोनों की सेम, हर किसी की सेम ही बैठ रही है। तो मैंने क्या करा, रैंडम पॉइंट ले लिया ये वाला 0.3, मीडियन इसको मैंने मिड ले लिया, मिड मतलब मिड 0, मिड का नहीं, मैं कह रहा हूं इन तीनों का जो मिड पर्सन है दैट इज 0.3। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे गाइज मीडियन ऑफ मतलब मिड पर्सन, तो लेट we take first of all median of 0,1। ठीक है गाइस, 0,1 का मीडियन लिया, दैट इज 0.5 जो कि उन्होंने बोला है। एक तो चेक हम इससे कर लेते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज x, इसको बेसिकली ये लेट x है, और एक करेंगे 0.3, वो भी मैं अभी गाइस आपको बताता हूं। ठीक है ना गाइस, तो हम क्या करते हैं, पहले 0.5 पे चेक कर लेते हैं, फिर 0.3 पे चेक करेंगे। बेसिकली हमें ये बताना है कि, क्योंकि देखो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट 1 इंडिविजुअल इज बेटर ऑफ, इसका मतलब क्या, जब भी वो एटलीस्ट वर्ड लगाते हैं तो इसका मतलब गाइस हमको सब लोगों को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी सबका कंबाइंड यूटिलिटी चेक करना पड़ेगा, एडिशंस। ठीक है ना गाइस, मेरी बात समझ में आ गई आपको गाइस बहुत अच्छे से, चले गए, समझना ध्यान से। देखिए मैंने जस्ट एक से एग्जांपल लिया कि मान लो एजेंट ए, जैसे यहाँ पे रख लिया मैंने, एजेंट ए को चेक कर रहा हूं मैं, एजेंट ए आपने जैसे गाइस ये इक्वेशन से, अच्छा एक चीज क्लियर कर लेना मेरे साथ में कि जो वाई ए है लोकेशन, वो है 0.2, ये वाई ए, वाई बी और वाई सी। ठीक है गाइस, ये वाई बी इज 0.3 और वाई सी इज 0.9। ओके, तो वाई ए, वाई बी और वाई सी, और मैंने x को मान लिया कि भाई जो बस स्टॉप लोकेट कर रहा है वो एट 0.5 कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तीनों एजेंट्स की यूटिलिटी सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है ना गाइस, दैट इज यू ए इज इक्वल्स टू माइनस का वाई ए, बेसिकली ये मॉड करके x, या फिर ये आ गया 0.2। ठीक है गाइस, माइनस ये मॉड करके 0.2, और इसको जब मैं माइनस करूंगा तो 0.5 से करूंगा, तो ये आएगा -0.3 माइनस का 0.3। ठीक है ना गाइस, चलिए सिमिलरली मैंने एजेंट बी को सॉल्व किया, दैट इज माइनस का वाई बी माइनस एक्स, या माइनस का वाई बी 0.3 माइनस 0.5, ये बना गाइस माइनस का 0.2। फिर यू सी माइनस का वाई सी माइनस का एक्स, और ये बना गाइस 0.9 माइनस का 0.5। ठीक है, 0.5 है ये, इज इक्वल्स टू ये बना गाइस माइनस का 0.4। अब गाइस एक बात बताना, जब मैंने x को लिया था, अब देखो गाइस मैंने इनका कंबाइंड निकाल लेता हूं। अब चलिए ठीक है, अब देखिए
इसकी 0.3 हो गई, इसकी 0.2 हो गई, इसकी 0.4 विद नेगेटिव साइन। अब मैं चेक करता हूं एट 0.3, ठीक है ना गाइस, एट 0.3। बस पता है मैं क्यों एट 0.3 चेक कर रहा हूं? अगर वो 0.5 से कंपेरिजन में, अगर 0.5 बेटर हो गया 0.3 से, तो इसका मतलब मुझे 0.2 0.9 पे भी चेक करना पड़ेगा, समझना ध्यान से। बट मैंने अगर अगर 0.5 रिजेक्ट हो गया कंपेयर 0.3 से, इसका मतलब ए ऑप्शन गया। अच्छा, बी ऑप्शन का मतलब इज द ओनली पैरेटो ऑप्टिमम, ये गाइस नहीं होगा, क्योंकि गाइस वजह है ये जो इनका डिस्टेंस को ऐड करके एडिशन निकालना, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता बेसिकली यार। तो ये तो मैं मतलब ये तो मैं ठीक लग ही नहीं रहा। प्लस जो सी पॉइंट है, आप सी को भी ध्यान से समझ लो, मीडियन ऑफ 0.2 0.3 0.9 इज द ओनली पैरेटो एफिशिएंट लोकेशन। ये नहीं होगा ना ऐसा। अब सोचो, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है बेसिकली, ठीक है। ये मीडियन ऑफ 0.2 0.3 एंड 0.9 इनके बीच में होगा ना, तो एक दूसरे के बेसिकली एक बंदा अगर देखो गाइस, अगर वो वेरी करेगा, मान लो इधर लोकेशन है, ठीक है, अगर वो वेरी करेगा, इधर से उधर जाएगा, तो डेफिनेटली गाइस एक बंदा बेटर ऑफ, दूसरा वर्स ऑफ होगा। कंसेप्ट बिल्कुल बिल्कुल समझना गाइस ध्यान से, बिल्कुल कंफर्म होगा कि एक बंदा बेटर ऑफ होगा और एक बंदा अपने आप में गाइस वर्स ऑफ होगा, ठीक है ना गाइस। इस वजह से बस मैं बी और सी को चेक ही नहीं कर रहा, मैं तो ए पॉइंट को चेक कर रहा हूं, ठीक है ना गाइस। देखो समझना, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मुझे क्या ध्यान रखना है। जैसे मैंने 0.5 लिया, अब मैं चेक करता हूं 0.3। जब मैं 0.3 पे चेक करूंगा तो गाइस क्या होगा जी, 0.3 पर देखो समझना ध्यान से, 0.3 रखा मैंने यहाँ पे, मान लो ये लेट x इज इक्वल्स टू 0.3, और पूरी कहानी गाइस वही बिल्कुल डिट्टो सेम किया कि भाई y a दे रखा है 0.2 और y b दे रखा है 0.3 और y c दे रखा है 0.9। यूटिलिटी a दे रखा है माइनस का y a माइनस का x, यूटिलिटी b दे रखा है माइनस का y b माइनस का x, और यूटिलिटी c दे रखा है माइनस का y c माइनस का x। गॉट इट? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको गाइस अच्छे से। मैं फिर यहाँ वैल्यूज, अब देखो, और ये है x, मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी 0.3 माइनस का 0.2, तो व्हाट विल गेट हियर गाइस, दैट इज माइनस का 0.1। सिमिलरली जब मैंने यहाँ पे रखा माइनस का इधर की साइड इज इक्वल्स टू करके गाइस इधर, तो ये कितना आया होगा गाइस, माइनस का 0.3 माइनस 0.3, देन द आंसर इज 0 इस केस के लिए। और ये रहा होगा गाइस माइनस का 0.9 माइनस का 0.3, ये बना गाइस इधर कितना होगा गाइस, 0.3 0.9 से 0.3 का, तो माइनस का 0.6 आ गया, ठीक है ना गाइस। ये होगी जब मैंने x को 3 लिया था, ठीक है, और जब मैंने x को 5 लिया तो गाइस कितना हुआ था, वो आया था। अब क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो समझना, आपका आंसर यहीं से आया, कंपेयरिंग अबाउ बोथ टेस्टिंग, ठीक है गाइस, दोनों टेस्टिंग को कंपेयर करते हैं बाय टोटल यूटिलिटी। हम चेक करते हैं टोटल यूटिलिटी से, ठीक है गाइस। जब वो एटलीस्ट वन ऑफ द एजेंट की पैरेटो इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है तो देख लेते थे कंपेरिजन में, बात तो भी पड़ जाएगी, ठीक है ना गाइस। तो देखो समझना, वहां पे आउटकम्स क्या कहते हैं गाइस, उधर हमारे पास में एक का माइनस का 0.3 था, एक का माइनस का 0.2 था, और एक का माइनस का 0.4 था। ये जब x हमारा 0.5 था, और जब x हमारा 0.3 है, तो हमारा गाइज अब क्या डेसिमल पॉइंट से माइनस का 0.1, एक 0 है और एक माइनस का 0.6 है। दोनों तरीके कंपेयर कर लो, ये बेटर, ये बेटर, बट ये नाराज हो गया सी। अब कंपेयर करो ना, माइनस 0.3 माइनस 0.1, कौन सा ज्यादा है बेसिकली, मतलब कौन सा ज्यादा ठीक रेंज पर है, ये वाला ठीक रेंज पर है। माइनस 0.2 और 0 कौन ठीक रेंज पर है, 0 वाला ठीक रेंज पर है। तो 3 में से 2 तो बेटर ऑफ हो रहे हैं, और फिर से देखो माइनस 0.4 और माइनस का 0.6, हाँ ये बंदा वर्स ऑफ हो रहा है, ठीक है ना गाइस। बट वो अब देखो समझना ध्यान से, जब आप इसका टोटल यूटिलिटी ऐड कर लो, माइनस 0.3 माइनस 0.2 माइनस 0.4, तो गाइस हमें क्या मिला यहाँ से, माइनस का 0.9।
सिमिलरली आप तीनों को ऐड कर लो, -0.1 -0 और माइनस का 0.6 तो माइनस का 0.7। तो बाद मुझे बताना यहाँ से मिला माइनस का 0.9 और यहाँ से मिला माइनस का 0.7, तो कम कहाँ पर है? कम इधर है। इसका मतलब क्या? 0.3 इज द बेस्ट ऑप्शन। दैट मीन्स व्हाट? 0.5 इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। 0.5 इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। तो गाइज योर करेक्ट आंसर इज 0.3, यानी द बेस्ट आंसर इज 0.3। अब 0.3 होने का मतलब हो गया, मतलब 0.3 का मतलब हो गया ये लोकेशन, लोकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द बस स्टॉप इज व्हाट? 0.3। ठीक है ना गाइज, यानी एग्जैक्ट पॉइंट आ गया। इसका मतलब वो आपको याद है इसके अंदर क्वेश्चन में ऑप्शन दे रहा हुआ था इधर मीडियन वाला, तो ये गया, ये गया 20 लेके, क्योंकि ये कैलकुलेशन ऐड कर लो तो कही दो, तो फिर आप ऐड करो ना, इज द ओनली पेट्रो एफिशिएंट 0.3, ये देखो 0.3 ऐड कर आ गया, लोकेशन सेट नहीं बैठेगी, ये भी गया, तो आंसर इज डी। ठीक है ना गाइज, आंसर इज डी, गॉट इट। चलिए जी अगला क्वेश्चन करें गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन रीड कर लीजिए गाइज। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। बेसिकली ये अगला क्वेश्चन जो डिपेंड है वो है पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है ना गाइज, पब्लिक इकोनॉमिक्स और पब्लिक गुड्स पर बेस्ड है ये गाइज। देखो अभी आपका 5th सेमेस्टर में था पब्लिक गुड्स एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स वाला केस। जब आप पढ़ते थे पब्लिक गुड्स से रिलेटेड, देखो दो तरह की प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। कौन सी गाइज? नॉन राइवलर्स वाली, मतलब राइवल वाली, राइवलर्स, और एक गाइज एक्सक्लूडेबल वाली, यानी किसी को आप मना मतलब रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। पब्लिक गुड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और दूसरी चीज गाइज, अगर किसी ने वो चीज कंज्यूम कर ली तो आपके लिए उसकी कंजम्पशन खत्म नहीं होगी, इसे कहते हैं प्योर पब्लिक गुड। इसका जो उल्टा हो जाता है कि जी वो राइवलर्स भी है और जी वो एक्सक्लूडेबल भी है, तो वो हो गया प्योर प्राइवेट गुड। एक होता है इम्प्योर, जहां पे एक पब्लिक की प्रॉपर्टी एक प्राइवेट की प्रॉपर्टी, ठीक है, इस प्रॉपर्टीज दो कल्ब हो जाती हैं, दोनों मिल जाती हैं, आधी उसकी आधी उसकी, मतलब एक उसकी और एक उसकी, दो में से एक एक। ठीक है ना गाइस, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ गया, इजी सा क्वेश्चन है, कोई इसमें खास बात है भी नहीं क्वेश्चन में। और मुझे तो लगता है कि आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ भी गया होगा, ये तो ऐसे ओरली हो जाएगा। देखिए केबल टेलीविजन, अ फिश इन इंटरनेशनल वाटर एंड अ बर्गर, तीन कमोडिटीज है। ठीक है, कौन कौन सी? एक है गाइज आपकी केबल टेलीविजन, दूसरी है बेसिकली हमारे पास में, मैं थोड़ा सा ऐसा करके लिख लेता हूं, दूसरी गाइज हमारे पास में है अ फिश इन इंटरनेशनल, अ फिश इन इंटरनेशनल वाटर, और सी मान लिया हमने, दैट इज जो दे रखा उन्होंने अ बर्गर। देखो गाइस एक एक करके बात करते हैं हम लोग। ये जो बर्गर है ना, बर्गर, बर्गर यानी एक कमोडिटी लिए बर्गर, ये अगर यहाँ पे कोई अदर फूड का एग्जांपल ले लेते हैं ना, जैसे एग्जांपल भंडारा, ठीक है, मतलब कोई ऐसा कमोडिटी जो किसी की साइड से हो गया, वैसे हो तो ये भी सकता है कि बहुत अच्छा दानवीर है कोई और वो भंडारे में पिज्जा मतलब भंडारे में अच्छे वाले बर्गर्स खिला रहा है, वो भी एग्जांपल हो सकता है, बट वो थोड़ा हाइपोथेटिकल है। ठीक है गाइस, बर्गर कौन ही खिलाता है भंडारे में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, हो भी जाए तो भी हमारे पास ऐसा एग्जांपल है नहीं। तो बर्गर जैसी कमोडिटी गाइस कैसी होगी, सोचो कैसी होगी गाइस बर्गर जैसी कमोडिटी। बेसिकली जो बर्गर जैसी कमोडिटी है ना गाइस, वो आपकी राइवल भी होगी, राइवलर्स, एंड एक्सक्लूडेबल भी होगी। ठीक है गाइस, यानी जो बर्गर जैसी कमोडिटी है वो मतलब आप कंजम्पशन कम भी हो जाएगी, कोई और कंज्यूम करता है और आप मना भी कर सकते हो। ठीक है ना गाइस। अच्छा, केबल टेलीविजन, जरा केबल टेलीविजन के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस केबल टेलीविजन क्या है? केबल टेलीविजन बेसिकली टीवी लगा हुआ है, अब मतलब केबल लगवा लिया और लोग देख रहे हैं, अब मना तो कर सकते हो नो डाउट, ठीक है, एक्सक्लूडेबल तो होता है ना, ऑब्वियस बात है, रूम में ऐसे आने से मना कर दो या केबल कनेक्शन को कट कर दो, मना तो कर सकते हो, कुछ भी उनके जो है कंजम्पशन को रोक सकते हो, उनकी कंजम्पशन को रोक सकते हो। बट बाय चांस अगर वो कंजम्पशन हो गई तो क्या आपके लिए कंजम्पशन कम हो जाएगी? क्या ये होता है कि भाई आप 24 घंटे में से मतलब आप एक आदमी, कभी ऐसा होता है कि केबल टीवी के इतनी देर इतने आवर्स टीवी देखोगे, उससे ज्यादा आवर्स नहीं देखोगे, नहीं, कितने आवर्स भी टीवी देखो, कितने लोग भी टीवी देखो एक टीवी को, यानी कंजम्पशन कम नहीं होगी।
कंजम्पशन कम आपकी नहीं होगी अगर कोई ऐसा पर्सन देख ले उसको, या ऐसा पर्सन आपके लिए आपके साथ वो वॉचिंग शेयर कर रहा है जिसने उसके लिए पे नहीं करा बेसिकली, ठीक है ना गाइस। तो ये नॉन राइवलरस होता है, ठीक है ना गाइस। यानी ए पॉइंट वाला जो है वो मुझे कहीं ना कहीं बी दिख रहा है, और सी वाला गाइस वो कहीं ना कहीं मुझे कौन सा दिख रहा है गाइस, बताइए गाइस कौन सा दिख रहा है वो मेरे को। वो एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ। नॉन राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल ये बी नहीं है, ये सी है, और ये वाला बी है। देखिए राइवल एंड एक्सक्लूडेबल सी है, नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल वो सी हो गया। अब बताना जरा ऑप्शन, जैसे बी तक तो पहुंचे नहीं आप, अब फिश इन इंटरनेशनल वाटर की बात तक तो आप पहुंचे ही नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन के साथ सी मैच हो रहा है, तो ए ऑप्शन के साथ गए सी मैच हो रहा है, तो ये तो पहले उसमें पॉइंट में गया। ऐसी सी ऑप्शन के साथ में गए क्या टिक हो रहा है, मेरी बात समझना। ये वाला डी ऑप्शन को देखो, ये डी नहीं बी और सी को देखो, सी के साथ क्या मैच हो रहा है, असल में तो बी हो रहा है बट यहाँ पे ए दिखा हुआ, तो ये भी गया ये भी गया, बच्चा क्या डी। ठीक है गाइस, मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि अब देखो समझना, तो इसका जो आंसर है वो डी है। डी का मतलब क्या हो गया, केबल टेलीविजन जो है वो नॉन राइवल और एक्सक्लूडेबल है, ठीक है गाइस। और जो ये है बर्गर वाला है वो राइवलर्स और एक्सक्लूडेबल है, यानी बात भी फिट बैठ गई। बट ए वाला हमने क्या कहते हो, दोनों के साथ में उसका मैचिंग हो गई। बट इसको भी देख लेते हैं, अ फिश इन इंटरनेशनल वाटर, तो क्या ध्यान रखना, अ फिश इन इंटरनेशनल वाटर पता है क्या है, मतलब बहुत सारी फिशेज है ना, तो कहते अपने अपने व्यूज हैं इसको सॉल्व करने के, अपने अपने तरीके हैं कि बस ये डी का मतलब है कि अगर हम ऑप्शन देखें राइवल एंड एक्सक्लूडेबल है, सोचो इसको फिट भी कर लो। पता है मैं क्यों इस पे नहीं गया, क्योंकि गाइस इंटरनेशनल वाटर है, फिश इन इंटरनेशनल वाटर, इसका मतलब ये हो गया कि भाई मना तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर फिशेज की क्वांटिटी बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई, ठीक है गाइस, तो हो सकता है ये हो सकता है कि कुछ इश्यूज आ जाए वहां पर, ठीक है ना गाइस, या कम होती गई कम होती गई कम होती गई। इंटरनेशनल वाटर है तो कोई भी जाके वहां पे फिशिंग कर सकता है, मतलब दूसरे वाले लोग भी, यानी बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन हैं। तो इस वजह से इसको ना ही चेक करते हुए मैंने ए और सी के बिहाफ पर ही डी आंसर टिक कर दिया। गॉट इट, मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को अच्छे से। चलिए जी, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस, जरा ध्यान से पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन भी, और ध्यान से देखना गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है गाइस। ओके सो क्वेश्चन है, कंसीडर एन इकोनॉमी कंसिस्टिंग ऑफ 3 इंडिविजुअल्स 1 2 और 3, ठीक है ना गाइस। देखो 3 एजेंट्स हैं, 3 इंडिविजुअल्स हैं, और वो 2 गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड ए और गुड बी। अब देखो ऐसे समझना, मैं बता देता हूँ, जैसे 3 लोग हैं तो 3 लोगों का थोड़ा टेबल बना लेते हैं, उनका गाइस, ठीक है। मान लो एजेंट्स ये रहे, एजेंट्स, ठीक है, और एजेंट 1, एजेंट 2 और एजेंट 3, ठीक है गाइस, कुछ ऐसा इस टाइप का समझना ध्यान से। और कमोडिटी 2 हैं, तो ये हो गए गुड ए और ये हो गया गुड बी, ठीक है गाइस। देखो मैं क्यों कर रहा हूँ एक्चुअली, और ये कहाँ से सीखा है हम लोगों ने गाइस, ये ना सेमेस्टर 4 में था और सेमेस्टर 5 में भी था, पब्लिक इकोनॉमिक्स में, जब आप वैल्यूएशंस करते थे ना कमोडिटी की, है ना, पब्लिक गुड्स में या पब्लिक इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट आए थे, बेसिकली ये वहां था। तो जब वैल्यूएशन होती थी तब ये सब बातें होती थी गाइस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आप देखो क्वेश्चन को समझना ध्यान से। वो कहते हैं कि एक तो 3 लोग हैं कंज्यूम करने वाले, 2 कमोडिटीज हैं, ठीक है जी, 3 लोग हैं कंज्यूम करने वाले, ठीक है गाइस, 3 लोग हैं कंज्यूम करने वाले। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि 3 लोग हैं, 2 कमोडिटीज हैं, ठीक है ना गाइस, थोड़ा मैंने हाइलाइटर यूज कर लिया, ठीक है, ओके। और गाइस एक ही मोनोपोली है, अब देखो समझना गाइस ध्यान से, एक ही मोनोपोली है। अब देखो एक एक करके बात करते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन है, मोनोपोली फर्म दैट कैन प्रोड्यूस बोथ गुड्स एट 0 कॉस्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, कुछ भी कॉस्ट नहीं लगेगी जी, किसी भी गुड की। चलो जी पढ़ लेते हैं आगे, कहते हैं ईच इंडिविजुअल वुड लाइक टू बाय एग्जैक्टली,
यानी हर जो इंडिविजुअल है, ईच इंडिविजुअल एग्जैक्टली 1 यूनिट ऑफ द गुड ए एंड बी इफ एट ऑल, यानी मतलब कह सकते हो एक ही यूनिट कंज्यूम्ड होगी, ठीक है गाइस, दोनों गुड्स की, और हर इंडिविजुअल लेगा। फिर कहते हैं एन इंडिविजुअल वैल्यूएशन ऑफ फूड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट शी इज विलिंग टू पे फॉर 1 यूनिट ऑफ द गुड। ठीक है गाइस, अब देखिए, अब चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने अभी तक की मार्क कर दी। अब देखो एक एक करके, मैं थोड़ा पेन से मार्क कर दूंगा इसमें। कहते हैं इंडिविजुअल्स 1 वैल्यूएशन ऑफ गुड ए इज 10। तो मेरे ख्याल से एजेंट 1 का जो गुड ए के लिए वैल्यूएशन है वो है 10। मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। ठीक है गाइस, मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ऐसे ध्यान रखना ये इधर। उसके बाद में क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा रीड कर लेता हूं आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं एंड दैट ऑफ गुड बी इज ₹1। एजेंट 1 गुड बी के लिए 1 रुपये की बात कर रहा है। उसके बाद इंडिविजुअल 2 वैल्यूएशन ऑफ गुड ए इज ₹1, यानी फिर यहाँ पे 1 आ गया। फिर कहते हैं एंड दैट ऑफ गुड बी इज ₹10, तो यहाँ पे 10 आ गया। फिर कहते हैं इंडिविजुअल 3 वैल्यूएशन इज 7 फॉर गुड ए, तो यहाँ पे 7 आ गया। एंड 7 फॉर बी, ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 आ गया। ठीक है ना गाइस, आगे बात करते हैं। फिर वो कहते हैं द फर्म कैन चार्ज अ सिंगल प्राइस PA फॉर गुड ए, यानी गुड ए के लिए वो PA चार्ज कर रहा है और गुड बी के लिए PB चार्ज कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एजेंट बंडल लेता है, मान लो एजेंट ने बंडल लिया, बंडल यानी जिसके अंदर गुड ए भी है गुड बी भी है, तो उस बंडल के लिए प्राइस PAB चार्ज होगा, जिसमें क्या होगा, बंडल में गाइस दोनों चीजें मिल जाएंगी उसको। ठीक है गाइस, ओके नाउ एंड बंडल ये भी हो गया। उसके बाद में देन शी गेट द बंडल कंसिस्टिंग ऑफ 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ द गुड ए एंड बी इफ द मोनोपोलिस्ट सेट्स PA PB एंड PAB टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। देन अगर गाइस PA PB और PAB मोनोपोली सेट करता है इस हिसाब से कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। समझना ध्यान से मेरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मोनोपोली के बाद में ऑप्शन है, दोनों गुड बेच रहा है 3 लोगों को, ठीक है ना, तो अब वो अगर प्राइस सेट कर रहा है मतलब यहाँ पे कहते हो तो 3 बातें आ गई, या तो वो अकेला गुड ए बेचेगा, या वो अकेला गुड बी बेचेगा, या वो ए और बी दोनों को सेल आउट करेगा। गॉट इट? अब देखो गाइस समझना एक एक करके। मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन में कि जैसे कि अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आपको ये आइडिया हो गया होगा कि प्राइस ऑफ ए 11, प्राइस ऑफ बी 11, प्राइस ऑफ ए बी 11, फिर 11 11 14 10 10 11 एंड नन ऑफ दीज, यानी प्राइजेस जो सेट हो रहे हैं 10 11 14 की रेंज है इन लोगों की। ठीक है ना गाइस, अब एक तो ये हो गया। बट गाइस एक बात बताओ, जब बेसिकली प्राइस पे करने इंडिविजुअल को, तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी वैल्यूएशन को तो हिसाब किताब लगाएगा कि वो वैल्यूएशन कितनी रख रहा है इस एक कमोडिटी की, और उससे प्राइस कितना चार्ज किया जा रहा है। मान लो मैं इस पेन की वैल्यूएशन 100 रखता हूं और मुझसे 110 रुपीज मुझसे जो मांगे जा रहे हैं, 110 रुपए मांगे जा रहे हैं, और मैं इसकी वैल्यूएशन 100 रखता हूँ, 100 रुपए रखता हूँ सिर्फ मैं, तो क्या इस पेन को मैं कंज्यूम करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हाँ, कोई बंदा अगर इस पेन की वैल्यूएशन 120 मांगता है और उससे 110 मांगे जा रहे हैं, 110 रुपए मांगे जा रहे हैं, वो ले लेगा जी। तो बेसिकली मोनोपोली का कस्टमर वो बन गया, मैं नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे को तो वैल्यूएशन के हिसाब से चीजें सॉल्व करनी है ना। अब देखो समझना, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि लेट सपोज मोनोपोली ने प्राइस मान लो, लेट सपोज, अब देखो ये तो आ गया, बट आप इसके हिसाब से भी चलना। मुझे बताओ क्या क्या वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही तो होगा। लेट सपोज मोनोपोलिस्ट सेट PA इज एट ₹1 फॉर कॉमोडिटी ए। ठीक है ना गाइस, ए कॉमोडिटी के लिए उसने 1 रुपी सेट कर लिया। मुझे बताओ ए कॉमोडिटी के लिए एजेंट नंबर ए पे कर देगा, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यूएशन कितनी है, ए कॉमोडिटी के लिए 10 रुपीज उसकी वैल्यूएशन है, उसकी वैल्यूएशन 10 रुपए, और उससे मांगा जा रहा है 1 रुपया, क्या वो पे करेगा? यस, एजेंट ए या एजेंट 1 बेसिकली पे
1, ठीक है, ठीक है, ओके। सिमिलरली एज नंबर 2, उसकी वैल्यूएशन 1 है और उससे कितना मांगा जा रहा है 1, वो भी पे करेगा एज नंबर 2 1। सिमिलरली एज नंबर 3 की वैल्यूएशन 7 है और उससे कितना मांगा जा रहा है गाइस 1। इसका मतलब क्या हो गया कि जो गुड ए है, अगर अगर मोनोपोली उसका प्राइस 1 रुपी रखता है, ठीक है, 1 रुपी सेट करता है, तो जी क्या होगा, तो यही होगा कि दोनों के दोनों एजेंट्स, मतलब सॉरी तीनों के तीनों एजेंट्स इस कमोडिटी को बाय कर लेंगे। देन मोनोपोलिस्ट रिसीव्ड टोटल 3 रुपीज, जैसे कि 1 फ्रॉम फर्स्ट एजेंट, 1 फ्रॉम सेकेंड एजेंट, 1 फ्रॉम थर्ड एजेंट, तो मोनोपोली विल गेट ₹3 फॉर कमोडिटी एक्स, कमोडिटी सॉरी ए, ये इधर थोड़ा सा इधर देखिएगा, ये ठीक है, कमोडिटी ए। मेरी बात समझ में आ गई, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि भाई हम लोग जो हैं अपनी इन वैल्यूएशंस के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना गाइस, अपनी वैल्यूएशंस के हिसाब से चलते हैं। तो मोनोपोली क्या करेगा, प्राइस सेट करेगा, प्राइस सेट करा उसने 1 2, मतलब 1 रख के देखा सबसे पहले, तो 1 तो भाई तीनों एजेंट पे कर देंगे, तो वो हो गया, ठीक है। अब मेरी बात समझना ध्यान से। सिमिलरली जो मोनोपोलिस्ट है वो गाइस क्या करेगा, मोनोपोलिस्ट अब उसका अगला प्राइस रख के देखेगा। मुझे बताओ मोनोपोलिस्ट के पास में ऑप्शन क्या है प्राइस रखने के, 1 है, 7 है और 10 है, या तो वो 1 रख सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन तो ये बनेगा, बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट जो है प्राइस सेट करने का, 1 रख के देख लिया, तीनों एजेंट आ गए, 7 रख के देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब मुझे खुद बताना, आप लोग लॉजिकल सोचो, जब अगर मोनोपोली ने 7 रुपी प्राइस रखा उसका 7, तो 3 एजेंट थे, ये 1 2 3, मतलब ये 7 रुपी प्राइस रखा, तो ऑब्वियसली बात है कौन सा जो है मोनोपोली का कस्टमर या क्लाइंट बन जाएगा, कौन सा, एक तो मोनोपोली इससे ट्रेड करेगा कंफर्म, और एक मोनोपोली इससे ट्रेड करेगा। क्यों, सुनो इस बात का पॉइंट, एजेंट नंबर 2 ने गुड ए की वैल्यूएशन क्या रखी है 1 रुपी, ठीक है गाइस, उनने क्या रखी है 1 रुपी, ओके, और मोनोपोली चार्ज कितना करवा रहा है 7 रुपीज, तो क्या एजेंट नंबर 2 खरीदेगा उससे, कभी नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो कहेगा भाई मेरी तो वैल्यूएशन 1 रुपी है, बट एजेंट नंबर 3 तो पक्का खरीदेगा और एजेंट नंबर 1 खरीदेगा। क्यों, क्योंकि एजेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली इस कमोडिटी ए की जो वैल्यूएशन है वो 10 रुपीज है, बट द मोनोपोलिस्ट चार्ज क्या कितना कर रहा है गाइस 7 रुपीज कर रहा है। तो सोचो, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है ना गाइस। चलिए अब ये बात समझना अच्छे से कि लेट सपोज मोनोपोली बेसिकली इफ P of A is equals to 7, if monopoly charge ₹7, then इसका मतलब क्या होगा, so only agent 1 and agent 3, agent 1 and agent 3 can purchase गुड ए। इसका मतलब क्या होगा गाइस, इसका मतलब होगा मोनोपोली का जो टोटल प्रॉफिट आएगा फ्रॉम बोथ एजेंट्स, वो कितना आएगा गाइस 7 रुपीज फ्रॉम एजेंट नंबर 1 प्लस 7 रुपीज फ्रॉम एजेंट नंबर 2, देन टोटल प्रॉफिट इज 14। व्हाट इट, अगला वाला, इफ प्राइस ऑफ ए, देखो समझना, मैं मोनोपोली 3 प्राइस सेट करेगा, पी ए, पी बी और पी ए बी, मैं तो पी ए पे ही बात कर रहा हूं पहले। अब मोनोपोली ने अगला प्राइस क्या सेट किया गाइस ₹10। अब मुझे बताओ क्या होगा, ओनली कितने एजेंट कंज्यूम करेंगे, ओनली एजेंट कितने, बताओ जी यार एक बात बताओ, इधर देखो टेबल में एजेंट नंबर 1 10 रख रहा है, वो 1 रख रहा है, 7 रख रहा है, मोनोपोली ने बोला 10 रुपए, जी 10 रुपए का इसका प्राइस है, ये और दोनों हट जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यूएशन इतनी है ही नहीं, ये कहते हैं जी हम तो 1 और 7 मान के चलते हैं, तो ओनली द एजेंट नंबर 1 विल पे द अमाउंट, दैट मीन्स व्हाट 10 रुपीज। तो एजेंट नंबर 1 only agent number 1 can purchase good A
गॉट इट। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। वो आ गया हमारे पास में 10 रुपीज। अब जरा दिमाग लगाओ, दिमाग क्या हो गया, दिमाग लगाना इसके ऊपर गाइस। 3 ऑप्शन थे, या तो मैं 1 रुपी सेट करूं तीनों एजेंट्स के अकॉर्डिंगली, या मैं 7 सेट करूं, या फिर मैं 10 रुपी सेट करूं। मेरे लिए मैक्सिमम प्रॉफिट कहां से मिला, मैक्सिमम प्रॉफिट गाइस कहां से मिला मुझे, अगर पीए की बात कर रहा हूं, पीए की बात कर रहा हूं ओनली, यहीं से आंसर मिल जाएगा। मैं पीए की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम प्रॉफिट मिला मुझे जब मैंने प्राइस को रखा था 7, क्योंकि टोटल प्रॉफिट आया था 14। तो गाइस इसका मतलब क्या होगा, पीए इज इक्वल्स टू 7, यानी प्राइस ऑफ ए 7 कंफर्म, प्राइस ऑफ ए 7 कंफर्म। अब देखो यार एक बात बताओ, लॉजिकल सोचो, ऑप्शन देखो, इन्होंने 11 दे रखा है, ठीक है, चलो 10 पे तो मैं रुक गया, चलो मैं सी ऑप्शन की बात नहीं कर, 10 की बात, मैं ए और बी की बात कर रहा हूँ यार। गुड ए के लिए बेसिकली आप ये देखो 11, गुड ए के लिए तीनों में से कोई भी 10 रुपए से ज्यादा वैल्यूएशन नहीं रख रहा, तो मोनोपोली क्या करेगा, मोनोपोली 10 रुपए से ऊपर रख के तो बेवकूफ है, क्योंकि वैल्यूएशन अगर है ही नहीं तो एजेंट तो खरीदेगा ही नहीं। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी गया, बट ऑप्शन नंबर सी को मैंने चेक तो कर लिया। बड़े बात समझना, क्या क्या 10 इसका बेस्ट प्राइस है, क्या प्राइस वो है जो मोनोपोली को प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है ना, तो ये भी गया, तो राइट आंसर इज डी। लेकिन गाइस देखो समझना, इस क्वेश्चन को मैंने ओनली पीए में सॉल्व किया है, वैसे तो मैंने नहीं करा सॉल्व, अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग और सही करनी है तो सिमिलरली आपको इसे पी बी में भी सॉल्व करना है और पी ए बी में भी सॉल्व करना है, क्योंकि आपको बेसिकली पी ए, पी बी और पी ए बी तीनों को ही प्राइस से बात आई है, ठीक है ना गाइस। तो मैंने तो आपको पी ए बता दिया और पी ए से मेरा आंसर आ गया नो डाउट, बट पी बी और पी बी तो बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। रही बात पी ए बी, तो उसके लिए थोड़ा सा तामझाम आपको गाइस थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ, वो आपको गाइस बता देता हूँ कि वो जी कैसे होगा। पर एक बात ध्यान रख लेना कि मैक्सिमम कितनी वैल्यूएशन है और मिनिमम कितनी वैल्यूएशन है, ठीक है, वो भी थोड़ी सी हेल्प कर जाएगी। तो अगर फिलहाल मैं अगर इसको कट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बोला जी मैक्सिमम वैल्यूएशन और मिनिमम वैल्यूएशन, मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यूएशन और मिनिमम वैल्यूएशन, इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यूएशन कितनी है 10, और यहाँ पे मैक्सिमम कितनी वैल्यूएशन, बेसिकली इधर मैक्सिमम वैल्यूएशन गाइस यहाँ पे भी 10, मिनिमम कितनी है जी 1, यहाँ पे कितनी है जी 1, ठीक है ना। अब जरा एक बात बताओ, अगर ये तो थी अलग अलग गुड्स की, ठीक है, अलग अलग गुड्स की थी, अब जरा आप इसको जरा ऐसे सेट कर लो कंबाइंड बंडल के लिए, बंडल बंडल, अब देखो बंडल का मीनिंग समझना, 11 11 14, मैक्सिमम कितना है 14 और मिनिमम कितना है जी 11, सॉरी इधर नहीं आता, इधर आना था, 14 और मिनिमम 11। बात समझ में आई मेरी गाइस आप लोगों को। तो बेसिकली गुड ए के लिए तो 10 और मतलब ये वाला प्राइस वाला ये तो सेट हो गया, बट मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्व कराया है, तो ये वाला का तो भाई इसका मतलब क्या हो गया, क्या आंसर इज 7, मतलब ये वाला, तो आंसर इज डी। गॉट इट, मेरी बात समझ में आई गाइस आपको, अब आप लोगों अच्छे से चलेगी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन गाइस ध्यान से पढ़ लेना, समझ लो गाइस, ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, मैं आपके लिए क्वेश्चन, ओके गाइस दिस वन इज द क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है गाइस, कहते हैं पहली बात तो क्वेश्चन में आपने पढ़ा तो मुझे दिखा ये दैट इज बर्ट्रैंड डिओपोली। तो गाइस देखो जब भी बर्ट्रैंड आ जाता तो शायद आपको पता होना चाहिए बर्ट्रैंड डिओपोली में कि यहाँ पे जो होता है ना प्राइस गेम, जैसा कि आपने पढ़ रखा होगा ओलिगोपोली सेमेस्टर्स में भी था, और जब आपने निकोल्सन पढ़ी होगी तो वहां पर भी आपने बहुत अच्छे से इसको रीड करा होगा। निकोल्सन में एक ना पेज है, ठीक है, निकोल्सन में जब बर्ट्रैंड डिओपोली बताते हैं जिसके अंदर वो बर्ट्रैंड पैराडॉक्स बता रहे होते हैं, तो उससे पहले की एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी है। निकोल्सन इज वेरी गुड बुक, ठीक है गाइस। अब देखो समझना, एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें बर्ट्रैंड के अंदर कमोडिटी अगर डिफरेंशिएटेड है तो एक अलग पैटर्न है, सेम है तो एक अलग पैटर्न है। अब जब कमोडिटी होमोजीनियस है, बेसिकली ये क्वेश्चन है होमोजीनियस कमोडिटी का, ठीक है ना गाइस, समझना ध्यान से, डिफरेंशिएटेड का नहीं है, ये होमोजीनियस कमोडिटी का केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं
कहते हैं दैट हैज अ मार्केट डिमांड फंक्शन, तो इन्होंने एक मार्केट डिमांड फंक्शन दे दिया हमें, वो कितना गाइस, P इज इक्वल्स टू 10 माइनस का Q। फिर कहते हैं द मार्केट इज इक्वली शेयर्ड इन केस ऑफ, क्यों गाइस, वो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी है, वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर प्राइस सेम हुआ तो इक्वल शेयर हो जाएगी, और अगर किसी का भी प्राइस हल्का सा भी नीचे हो गया, पॉइंट भी नहीं, अगर अवेलेबिलिटी है, इस बात की पॉसिबिलिटी है, हल्का सा भी नीचे हो गया, बिकॉज द गुड्स आर होमोजीनियस, क्योंकि जो गाइस कमोडिटीज है वो होमोजीनियस हैं, इस वजह से कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने मतलब सेलर को स्विच करने से, क्योंकि गाइस उसका हल्का सा भी अगर बेनिफिट हो रहा है ना मॉनेटरी टर्म्स में, तो एकदम से वो स्विच करेगा खुद को। गॉट इट? मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को बहुत अच्छे से? चलिए जी, ध्यान से समझना इस चीज को। कहते हैं अ फर्म मस्ट सेटिस्फाई ऑल दी डिमांड कमिंग, ठीक है, अ फर्म, ओके ओके। तो क्वेश्चन में आगे वो कहते हैं कि भाई कि जैसे अगर मतलब सेम प्राइस है तो इक्वली शेयर हो जाएगा, और अगर अलग अलग है तो उधर चला जाएगा, ठीक है। अब गाइस क्वेश्चन को रीड करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है अ फर्म मस्ट सेटिस्फाई ऑल दी डिमांड कमिंग टू इट, ये भी चलो ठीक है। देखिए गाइस ये दे रखा है कॉस्ट 1 और ये दे रखा कॉस्ट 2। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात दे रखी है उन्होंने कि जो प्राइस वेरी करेंगे ना वो पॉइंट डेसिमल्स में वेरी करेंगे, यानी ये एक थोड़ा चेंज दिया है सही ने, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन तो गाइस बहुत जगह आ भी चुकी है, डीएससी वगैरह में, ठीक है, जेएनयू भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, बट आईएसआई ने ये जो चीज दी है ये गाइस इंटरेस्टिंग। इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल गेम भी खेल सकते हैं। डेसिमल गेम खेलने का मतलब हो जाता है कि अगर पॉइंट भी कम करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। गाइस बहुत चेंज पड़ जाएंगे इससे। इसी टाइप का क्वेश्चन डीएससी ने भी पूछा था, ठीक है, 2 से 3 बार पूछा हुआ, बट उसने डेसिमल गेम नहीं खेला, ठीक है ना गाइस। देखो समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो समझो क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये कहना चाहता है हमें कि भाई मान लो, ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन समझना ध्यान से। सबसे पहले तो मैंने इनकी डिमांड लिखी, वो तो चलो ठीक है, 10 माइनस का Q। अब कंसेप्ट ये कहते हैं कि मान लो, ये आपकी डिमांड फंक्शन हो गई। अब गाइस बेसिकली यहाँ पे टोटल कॉस्ट गिवन थी हमारे पास में फर्म नंबर 1 की 3Q1, और टोटल कॉस्ट फर्म नंबर 2 की 2Q2। अब आपने अगर मार्जिनल कॉस्ट 1 निकाला 3 आया, मार्जिनल कॉस्ट 2 निकाला तो वो 2 आया। अब एक बात ये बताओ, जस्ट एक लॉजिकल सोचना गाइस आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप बर्ट्रैंड कंसेप्ट को पढ़ोगे निकोलसन में से, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि व्हाट इज नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम भी होता है, लेकिन हाँ वहां पे एक चीज कंसेप्ट क्या होता है कि ये एमसी इक्वल होते हैं, तभी कॉमन सी लेके चलते हैं हम लोग, है ना। मार्जिनल कॉस्ट दोनों की इक्वल होती है, तो हम दोनों की जो है एमसी को स्मॉल सी बोलते थे, जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। हम कह देते हैं जी वहां पर कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू स्मॉल सी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना गाइस। हम लोग ये ऐसा यहाँ पर बोल देते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे चीज समझना गाइस ध्यान से। यहाँ पे 2 मार्जिनल कॉस्ट है, अब वो कैसे फिट करना है? लॉजिकल सोचो कि अगर ये फर्म नंबर 1 है, बेसिकली ये आपकी फर्म नंबर 1 है, फर्म नंबर 1, और ये फर्म नंबर 2, यानी ये फर्म नंबर 1 ये फर्म नंबर 2। इसकी मार्जिनल कॉस्ट 3 है, इसकी मार्जिनल कॉस्ट 2 है, ठीक है गाइस। ऐसा समझना जरा ध्यान से। अब ये अपना प्राइस सेट करेगा, P इक्वल टू MC होता है, ध्यान रखना। बर्ट्रैंड के अंदर ये बर्ट्रैंड पैराडॉक्स भी इसको ही कहते हैं, P इक्वल टू MC होता है। तो अगर P इक्वल टू MC है तो गाइस आपके लिए यहाँ पे प्राइस क्या सेट हो जाएगा इधर, दैट इज 3, गॉट इट। और यहां से प्राइस क्या सेट हो जाएगा, 2, गॉट इट। अब देखो समझना, 99% बच्चे 99% बच्चे इसको देखो, इसको सही मान के, क्योंकि गाइस देखो 99% बच्चे वो हैं जिन्होंने पढ़ा है, मतलब बेसिकली उनमें से काफी सारे स्टूडेंट वो भी हैं जिन्होंने स्टडी करा है। बट अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। कम नॉलेज होगी तब भी बच्चे इसको यहां तक तो पहुंचेंगे, यहां तक भी इंटेलिजेंट बच्चे पहुंचेगा, तो फिर भी वो देखो समझना,
फिर भी वो इस चीज को देखेगा यहाँ पर, तो उसके हिसाब से ये दिख रहा है उसको ऑप्शन ये वाला, समझ रहे हो, ये वाला। एक बात तो ये पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलत है, क्योंकि गाइज अगर उसका प्राइस फॉर्म नंबर 1 का मार्जिनल कॉस्ट 3 है तो वो कभी भी अपना प्राइस 3 से कम नहीं रखेगा, तो लॉस हो जाएगा ना। मतलब शायद आपको फॉर्मूला पता होगा कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है P माइनस मार्जिनल कॉस्ट ए सी, क्योंकि गाइज अगर ये कांस्टेंट तो यही ए सी के बराबर होगा, इनटू क्वांटिटी, या फिर ब्रैकेट में P माइनस का एम सी इंटू क्वांटिटी गिवन दैट एम सी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा। तो गाइस सोचो प्राइस अगर मार्जिनल कॉस्ट 3 है तो क्या प्राइस 2 हो सकता है? कभी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो गाइस ये वाला ऑप्शन तो गया कैंसिल। अब बचा कौन? अब देखो आगे देखो, अब 99% बच्चे बी को टिक करेंगे। ठीक है गाइस, अब देखो समझना, बी को टिक करेंगे। अच्छा, उनके दिमाग में ये भी जाएगा ये वाला P1 3 और P2 3। देखो सोचो, मैं बस आपको एक बात ये बता रहा हूं, लॉजिकल सोचना, कि अगर दोनों ही प्राइस इक्वल रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट इक्वली शेयर हो जाएगी। बट क्या ऐसा फॉर्म नंबर 2 होने देगा? क्योंकि फॉर्म नंबर 2 के पास इंसेंटिव है अपना प्राइस कम करने का। समझना ध्यान से मेरी बात, इसके बाद इसके पास में इंसेंटिव है अपना प्राइस कम करने का। ठीक है गाइस, गुड्स होमोजीनियस है लेकिन इंसेंटिव है प्राइस कम करने का, कहीं ना कहीं कॉस्ट कम कर रहा है, तभी इसने मार्जिनल कॉस्ट सेम बुट के लिए दो फेस कर रहा है। तो गाइस अगर डी ऑप्शन टिक करता तो मार्केट इक्वली शेयर हो जाएगी, बढ़िया, ऐसा होने नहीं देगा। तो बिकॉज ऑफ फॉर्म नंबर 2 ये ऑप्शन भी गया, क्योंकि फॉर्म नंबर 2 की मार्जिनल कॉस्ट 3 नहीं है, 3 से ज्यादा है, सॉरी 3 से कम है। अब बच्चा कौन सा? बी और सी। मैं ये कह रहा हूं बच्चे बी को टिक करेंगे। अब देखो समझना ध्यान से, आंसर बी है या सी है। मैंने ये बोला आप लोगों से कि अगर फर्म नंबर 1 ने अपना प्राइस 3 रखा और फर्म नंबर 2 ने अपना प्राइस 2 रखा तो कोई दिक्कत नहीं, सारी की सारी मार्केट कहां पे ट्रांसफर हो जाएगी गाइस? जल्दी बताओ, फर्म नंबर 2 पे, है ना। इफ द फर्म नंबर 2 सेट देयर प्राइस इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन फर्म 1's प्राइसेस, ठीक है, फर्स्ट फर्म से कम प्राइस है, तो गाइस एंटायर मार्केट कहां पे चली जाएगी? फर्म नंबर 2 पे। ओके, बट ऐसा कब तक होगा? अगर फर्म नंबर 2 ने, मतलब ये तो कंफर्म है एंटायर मार्केट जो ट्रांसफर टू फर्म नंबर 2, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि इस पर इंसेंटिव है। बट समझो प्राइस क्या सेट होगा, क्योंकि ये 3 से ऊपर मुश्किल है, क्योंकि वो तो 3 तक दिक्कत हो रही है और 3 से कम ये करेगा नहीं, क्योंकि उसका गाइस लॉस हो जाएगा। देखो समझो, अगर इसने अपना प्राइस 2.1 किया तब भी इससे कम है, तब भी सारी मार्केट इसके पास जाएगी। इसने प्राइस 2.2 तब भी, यानी करते 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 ये अपना प्राइस कहां तक कर सकता है, क्योंकि गाइस क्वेश्चन में डेसिमल वाला कंसेप्ट है, डेसिमल गेम है। तो ये अपना प्राइस अगर 2.9 भी कर लेता है ना, जो फिर भी इससे कम रहेगा, तब भी सारी मार्केट इस तक जाएगी। हाँ, अगर इसने अपना प्राइस 3 कर लिया, अगर इसने गाइस अपना प्राइस 3 कर लिया तो मैं एक बात समझ सकता हूं कि भाई मार्केट इक्वली शेयर हो जाएगी। बट मार्केट इक्वली शेयर तो करनी नहीं है, जिसके पास इंसेंटिव उसके पास गाइस कंसेप्ट जाएगा। तो गाइस बेस्ट प्राइस फॉर फर्म नंबर 2 इज 2.9। क्यों? क्योंकि वो 2 रखे या 2.9 रखे, कुछ भी रखे, फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, लोग उसको नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उसका ऑलरेडी सबसे कम है, दूसरे से कम है, लोग उसको नहीं छोड़ रहे, उससे कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन उसको पता है कि अगर वो इस गैप में रहे, यानी 2 से लेकर 2.9 भी रखता है, तब भी गाइस उसके लिए वो प्राइस बेसिकली 2 भी रखता है, तब भी एंटायर मार्केट ट्रांसफर हो जाएगी टू फर्म नंबर 2। मेरी बात समझ में आई? तो गाइस सो द आंसर इज व्हाट? आंसर नंबर सी, दैट इज P13, ये P13 एंड P2 2.9। गॉट इट? मेरी बात समझ में आ गई था आप लोगों को? चलिए, तो अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अब तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए जल्दी से रीड करिए क्वेश्चन को। ओके, तो ये क्वेश्चन, कंसीडर अ मोनोपोलिस्ट
with a market function demand function where P is equals to 20 minus का Q, it is a multi plant monopolist, ठीक है ना गाइस, मल्टी प्लांट मोनोपोली के होते हैं कुछ, तो मल्टी प्लांट का बेसिकली मतलब हो गया एक मोनोपोलिस्ट है बट अपने वो प्रोडक्ट्स को दो जगह बनवा रहा है, ठीक है गाइस, मल्टी प्लांट, प्लांट दो हैं, ठीक है गाइस, विद टू प्लांट्स, प्लांट 1 एंड प्लांट 2, ठीक है गाइस, और प्लांट 1 की कॉस्ट ऐसे कोई स्पेसिफिक है तो आप मान लो टोटल कॉस्ट मतलब प्लांट 1 की जो कॉस्ट है वो 2 प्लस का 4Q1 है और प्लांट 2 की जो कॉस्ट है वो 2 प्लस का 4Q2 है। गॉट इट? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए अब समझना ध्यान से गाइस, अगर आप इसकी मार्जिनल कॉस्ट 1 निकालते तो 4 आएगा, इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकाले तो वो भी 4 आएगा। पी ये दे रखा है तो मोनोपोली का अगर डिमांड फंक्शन 20 माइनस का क्यू दे रखा है इन्होंने, तो अगर आप टी आर निकालते तो वो बनेगा 20Q माइनस का क्यू स्क्वायर, और सिमिलरली अगर आपने एम आर निकाला तो वो आया 20 माइनस का 2Q, बेसिकली 20 माइनस का 2Q, एंड यू नो वेरी वेल कि मार्जिनल कॉस्ट सेम है, ठीक है। तो गाइस बेसिकली एट इक्विलिब्रियम एम आर इज इक्वल टू एम सी वाला कंसेप्ट लगेगा, बेसिकली एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू एम सी वन इज इक्वल टू एम सी टू होता है अगर हमें क्वांटिटी निकालनी होती है, दैट इज एफिशिएंट क्वांटिटी, बट गाइस यहाँ पे तो ऑलरेडी गिवन है मतलब 4 तो ये बना आपका 20 माइनस का 2Q या 4, ये होगा 16 इज इक्वल टू 2Q, तो क्वांटिटी आ गई यहाँ पे 8। अच्छा क्वांटिटी 8 है बेसिकली, तो प्राइस कितना हो गया जी यहाँ से 20 माइनस का Q स्टार तो ये बना 20 माइनस का 8 दैट इज 12, ठीक है ना गाइस। तो जी अब उन्होंने पूछा था द ऑप्टिमल मोनोपोली प्रॉफिट, पढ़ा था आप लोगों ने गाइस क्वेश्चन, ऑप्टिमल मोनोपोली प्राइस वो मोनोपोली प्रॉफिट, तो गाइस वो कितना हो जाएगा टी आर माइनस का टीसी, टी आर माइनस का टीसी। तो गाइस इसको सॉल्व करते हैं हम लोग गाइस, चलिए जी देख लेते इस क्वेश्चन को गाइस अच्छे से हम लोग, मुझे बताओ क्या होगा गाइस बेसिकली। ओके तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं गाइस हम लोग, जरा समझना ध्यान से। तो P इंटू क्यू माइनस का टोटल कॉस्ट, P दे रखा है बेसिकली 12, क्वांटिटी दे रखा है 8 और टोटल कॉस्ट, तो गाइस टोटल कॉस्ट आपको में 2 प्लस 4Q1 एंड 2 प्लस 4Q2, तो बेसिकली मल्टी प्लांट है तो एक कॉस्ट हमने मान ली यहाँ पे, क्योंकि गाइस बेसिकली हम एक प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द ऑप्टिमल मोनोपोली प्रॉफिट इज, ठीक है गाइस समझना ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ये, तो यहाँ पे आएगा इस 2 माइनस का 4Q, तो मान लीजिए गाइस इधर से कितना आया, क्योंकि गाइस देखो जब हमने इसको सॉल्व भी करा था तो दोनों प्लांट को अगर अलग अलग सॉल्व किया था, क्योंकि गाइस हमने बेसिकली इसको प्लांट 1 के लिए सॉल्व किया, तो ये प्लांट 1 से प्रॉफिट है, तो गाइस प्रॉफिट ऑफ दी 1 प्लांट हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब ही होता है अगर दोनों की एमसी सेम है तो एफिशिएंट लेवल निकल के आ जाएगा वहां से। तो गाइस ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 8 ज़ा बेसिकली अगर आप ऐसा करना चाह, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, $96 माइनस का 2 माइनस का 4 इंटू क्वांटिटी गाइस बेसिकली यहाँ पे 8 आएगी, तो यहाँ पे आएगा इधर सॉल्व कर लिया मैंने इसको, 94 माइनस का 32 ये, तो यहाँ पे आया बेसिकली हमारे पास में 2 और 6 62, ठीक है ना गाइस। तो हमारे पास आंसर क्या फ्रेम हुआ गाइस इधर 62, गॉट इट 62। मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलिए जी आगे बढ़ते गाइस इस क्वेश्चन के बाद में गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड करिए। ओके सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में इन्होंने क्या दे रखा है, कंसीडर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है ना गाइस, कंसीडर क्लोज्ड इकोनॉमी in which an individual's labor supply L to firm is determined by the amount which maximizes her utility this। तो गाइस काम की बात एक तो ये मिल गई। अच्छा एक बात शायद और काम की बात मिली है कि यहाँ पे जो बेसिकली ये L है ना, ये लेबर सप्लाई है, ठीक है ना गाइस, ये ध्यान रखना, बेसिकली ये लेजर्स होते हैं, रेस्ट का पार्ट होता है, बट आज ये लेबर सप्लाई है। और ये कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अल्फा बीटा पॉजिटिव है और अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो 1 से ज्यादा है,
सॉरी सॉरी अल्फा प्लस बीटा का जो सम है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का सम 1 से कम है, एंड सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज टेकन टू बी इक्वल टू वेज। यानी अब देखो इन्फॉर्मेशन समझना यहाँ पे, एक तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी गई, एक तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि जी ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, आपने क्वेश्चन रीड किया अच्छे से, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, पहली बात तो ये हो गया। दूसरा गाइस हमको यहाँ पे एक यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है दैट इज सी अल्फा ब्रैकेट 1 माइनस एल टू द पावर बीटा, ठीक है गाइस। अच्छा इनकी इन्फॉर्मेशन अभी तो यूज में नहीं है, बट आगे यूज में आएगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, एक उन्होंने हमें बोल रखा है सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज टेकन टू बी इक्वल टू, इन्होंने इक्वल टू बोला है, तो ये हो गया वेज इनकम दैट इज डब्ल्यू एल। एल मतलब कितना लेबर सप्लाई वो कर रहा है और हर लेबर सप्लाई के लिए उसको कितने आवर्स मिल रहे हैं। गाइस बेसिकली समझना, अगर ये यूटिलिटी है बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन होगा। अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना तो गाइस ये हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन होगा। अब देखो क्या कहते हैं, कहते हैं लेबर सप्लाई डज नॉट डिपेंड ऑन दी वेज रेट डब्ल्यू, लेबर सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेज रेट डब्ल्यू, लेबर सप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेज रेट डब्ल्यू। बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये आपसे बार बार लेबर सप्लाई के बारे में पूछ रहे हैं, तो लेबर सप्लाई निकाल देते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो लेबर सप्लाई है गाइस वो ऑप्टिमल लेबर सप्लाई है, तो हमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिमल लेबर सप्लाई निकालना है, उसके बाद में हम बता देंगे जी क्या वो डब्ल्यू पर वेज रेट पे डिपेंड कर रही है, हाँ या ना, कर रही है नहीं कर रही है, या तो डिपेंड है या डिपेंड नहीं है। डिपेंड नहीं है तो जी ए ऑप्शन टिक हो जाएगा, डिपेंड है तो किस तरीके से डिपेंड है, डायरेक्टली है या इनवर्सली है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कम है, देखेंगे आगे, ठीक है गाइस। यार एक बात बताओ यार, अगर आप इसको देखते हो तो ये आपको ना अगर आप सॉल्व भी करते हो इसको, ये आपको एक ऐसा प्रेफरेंस दिख रहा है जिसका डबल डिफरेंशिएबल अवेलेबल है, और जो कंजम्पशन लेजर है, कंजम्पशन और लेबर सप्लाई है, कंजम्पशन एंड लेबर सप्लाई, दीज आर द गुड कमोडिटीज, कहने का स्टिकली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। तो गाइस यूज लेग्रांज मल्टीप्लायर, ठीक है ना गाइस, यूज लेग्रांज मल्टीप्लायर, ठीक है गाइस। चलिए सॉल्व करते हैं। लेग्रांज मल्टीप्लायर टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी C, L subject to budget constant that is C is equals to WL, ठीक है गाइस। लेग्रांज मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, इस टाइप से समझना ध्यान से, दैट इज लेग्रांज या, तो दैट इज C अल्फा ब्रैकेट 1 माइनस का L बीटा प्लस लैम्डा, अब देखो WL माइनस का C, ठीक है गाइस, WL माइनस का। चलिए जी स्पीड में सॉल्व कर लेते हैं, ये तो अब लेग्रांज तो गाइस आप बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा कितने वेरिएबल्स हैं, C वेरिएबल है, L वेरिएबल है और लैम्डा वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन, लेबर सप्लाई एंड लैम्डा, ठीक है गाइस। जितने वेरिएबल्स हैं उन सब वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में गाइस हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को। चलिए जी, तो सबसे पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एल, तो यहाँ पे क्या आया, बीटा ब्रैकेट 1 माइनस का एल बीटा माइनस 1 C अल्फा प्लस लैम्डा, और एल में क्या, तो यहाँ से W आया, ठीक है गाइस। एंड फॉर ऑप्टिमल वैल्यूज के लिए गाइस क्या करेंगे हम, पुट ये इज इक्वल्स टू 0, देन इट मीन्स वी गेट बीटा C अल्फा 1 माइनस का L बीटा माइनस 1, ठीक है, बेसिकली बीटा माइनस का 1। ओके गाइस, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो देखते हैं जी क्या क्या वैल्यूज इसमें आती हैं, तो जरा आप आइडियाज क्लियर करके चलना है। इधर प्लस का W लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फिलहाल इसको क्वेश्चन नंबर 1 माना कि लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस का बीटा C अल्फा
1 माइनस एल बीटा माइनस 1 अपॉन में डब्लू, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना गाइज। चलिए जी आगे सॉल्व करते हैं इसको। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया गाइज विद रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन। वो कितना आया कंजम्पशन में किया, अल्फा सी अल्फा माइनस 1 बीटा 1 माइनस एल बीटा माइनस 1। ठीक है ना गाइज, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा सी अल्फा माइनस 1 बीटा ब्रैकेट 1 माइनस बीटा की पावर, अच्छा एक मिनट की पावर, ये थोड़ा क्लियर, सॉरी गाइज, ये इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं, ये नहीं होगा, ये होगा जिसका डिफरेंशियल अल्फा सी अल्फा माइनस 1 माइनस एल बीटा माइनस का लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है गाइज, चलिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा ये, सॉल्व कर लेते हैं इसको गाइज। तो यहाँ से बेसिकली लैम्डा मिला हमें, लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहाँ से मिला, मैं एक बार लिख देता हूँ गाइज, लैम्डा इज इक्वल्स टू, आपके सामने इक्वेशन है गाइज बट मैं इसको लिख रहा हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू। सो गाइज मैंने जो है मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो एक तीनों इक्वेशन मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख ली हैं, तो आपके सामने इक्वेशन आएंगे तीनों, देखिएगा। सो गाइज दीज आर दी 3 इक्वेशंस। अब इन दोनों को इक्वेट करना जैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना गाइज, मैं सॉल्व कर देता हूँ गाइज आप लोगों के लिए क्वेश्चन को। तो ये बना बेसिकली हमारे पास में कुछ इस टाइप से, तो ये रहा गाइज। तो आपने क्या किया, दोनों लैम्डास को गाइज इक्वेट करा, ठीक है। तो ये रहा अल्फा सी अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा के पावर बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा सी अल्फा 1 माइनस एल बीटा माइनस 1 अपॉन में डब्लू, गॉट इट। तो आगे इसको जब मैंने सॉल्व किया तो गाइस ये क्या रहा, देखिए ऐसा कुछ अल्फा सी, मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 1 माइनस एल बीटा अपॉन में सी इज इक्वल्स टू माइनस का बीटा सी अल्फा 1 माइनस एल बीटा अपॉन में 1 माइनस एल इंटू डब्लू, यहाँ से ये और यहाँ से ये कैंसिल आउट, देन ये रहा 1 माइनस का एल डब्लू, ये इधर गया, इन सबको मैंने वहां भेजा, माइनस का बीटा सी अपॉन में अल्फा, या फिर 1 माइनस का एल इज इक्वल्स टू माइनस का बीटा सी अपॉन में अल्फा। ठीक है ना गाइस, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है थोड़ा सा। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, बेसिकली यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आती है, इक्वेशन ये सी की वैल्यू थी इधर, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ इसकी जगह पर, देन वी विल गेट व्हाट, माइनस बीटा बाय, अच्छा यहाँ पे डब्लू भी है, बीटा बाय अल्फा डब्लू, सी की जगह हमने रख दिया यहाँ पे डब्लू एल, सो डब्लू से डब्लू कैंसिल आउट, ओके गाइस। तो यहाँ क्या बचा, माइनस का बीटा एल अपॉन में अल्फा, एंड देन गाइस मैंने क्या करा, 1 माइनस एल इज इक्वल्स टू माइनस का बीटा एल अपॉन में अल्फा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए, तो 1 प्लस का बीटा एल अपॉन में, बेसिकली 1 प्लस का, अब जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको कुछ ऐसे बोल सकते हैं, 1 इज इक्वल्स टू एल माइनस बीटा एल अपॉन में अल्फा, या फिर ये हो गया अल्फा एल माइनस का बीटा एल अपॉन में अल्फा, ये एल कॉमन ले लो, अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा, बाहर एल है, या फिर एल इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। सो गाइस दिस इज आवर लेबर सप्लाई, दैट इज गाइस, ठीक है, ये रही। ठीक है गाइस, मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, बस कुछ नहीं किया, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, यहाँ से इधर लेके गया, 1 इज इक्वल टू करा इसको, तो यहाँ से एल की वैल्यू आ गई मेरे पास में अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। इतना सा बता दो बस मेरे को, छोटा सा आंसर, क्या यहाँ पे डब्लू है, यस और नो, ऑब्वियसली बात तो नो। सो दैट अगर हम क्वेश्चन पे जाते हैं, ये आपने देख लिया आंसर, अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। अब आप अगर क्वेश्चन पे गए हो, जरा समझना, क्वेश्चन पे अगर आप जाते हो तो आपको क्या मिलता है, लेबर सप्लाई डज नॉट डिपेंड ऑन दी वेज रेट, आंसर नंबर ए। ठीक है गाइस, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से।